नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जी सिविल अकेडमी। तो आज हम लोग करने वाले हैं पावर ग्रिड का जो जेई का पेपर है उसका 50 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कर लिया। 51 से लेके 100 तक रिमेनिंग 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। उससे पहले ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई एम डन बीटेक प्लस डिप्लोमा सेलेक्टेड दीज एग्जाम्स एंड दीज अप्रेंटिस एंड मल्टीपल टाइम्स गेट क्वालिफाइड। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वन बाय वन क्वेश्चन की ओर। ओके, तो 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स, पेन किधर गया, ये रहा, चलो इन एक्स, चलो ये तो बेटर है, अच्छा पेन आ गया, देख लेते हैं, इसी को यूज करेंगे आगे चल के। ब्लू में थिकनेस, ठीक है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, अब देखो एक बात है, वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है आप लोगों को। दो फंक्शन होते हैं, एक तो पोटेंशियल फंक्शन होता है, एक स्ट्रीम फंक्शन होता है। पोटेंशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, नेगेटिव डेरिवेटिव उसी का, यानी डी फाई को अगर मैं एक्स डायरेक्शन में करूंगा तो मैं क्या वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में देगा। ये तीनों केस में होता है, यानी कि डी फाई डी वाई करूंगा तो वी देगा, और माइनस डी फाई अपॉन डी जेड करूंगा तो स्मॉल डब्ल्यू देगा। ये पोटेंशियल में होता है। ये पूछा स्ट्रीम फंक्शन में, स्ट्रीम फंक्शन में उल्टा होता है। उल्टा नहीं मतलब एक केस में उल्टा होता है, एक केस में सीधा होता है, सही समझ लो। मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। स्ट्रीम फंक्शन के केस में क्या होता है, अगर ये एक्स है, ये वाई डायरेक्शन है, तो अगर मैं इसको स्ट्रीम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ एक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या देगा मुझे, वेलोसिटी देगा। किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, आपकी वाई डायरेक्शन में। ठीक है, वहीं मैं स्ट्रीम फंक्शन को वाई डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर जाता है। इसके में करूंगा तो ये इधर का डाटा देगा, इधर करूंगा तो इधर का डाटा देगा। जब मैं स्ट्रीम फंक्शन को भी डेरिवेट करता हूँ किसमें, वाई डायरेक्शन में, तो नेगेटिव वैल्यू देता है किसकी, वेलोसिटी की किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, यानी यू देता है। तो थोड़ा ये है, इसको याद करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस का है। ठीक है, तो इसको देखो, u के चक्कर में नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना, गलत, ये इधर कर दिया, ये ठीक है। v को y में आएगा, v y में कैसा आएगा, v x में आएगा, तो ये गलत, नेगेटिव आएगा। चलो इसका नेगेटिव इधर ले आए, कोई दिक्कत नहीं, v x में आ रहा है, सही है, ये y में आ रहा है, ये सही है। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। तो u को देखो x में आएगा, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता ना, स्ट्रीम फंक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ठीक है, इन रेक्टेंगुलर चैनल की अगर हम लोग बात कर देते हैं तो उसमें हम लोग जानते हैं ई क्रिटिकल जो होती है 3/2 YC होती है, और YC क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई जी टू दी पावर 1/3। इतना सफिशिएंट नॉलेज है, इतना ही आना चाहिए। लेकिन पूछा क्रिटिकल डेप्थ और स्पेसिफिक एनर्जी में रिलेशन, तो क्रिटिकल डेप्थ को लिखूं तो 2/3 स्पेसिफिक एनर्जी हो जाएगा, क्लियर है, तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। ये जनरली ये वाला पूछा जाता है 3/2, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट किया और गेम चेंज हो गया, है ना। तो आंसर क्या, वो ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर, क्लियर ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ स्टडी जंप द रेंज ऑफ फ्रॉड नंबर इज। अच्छा, मैं कहूं कि 1, 1.7, 2.5, 4.5, 9.0, और 1 से 1.7 के बीच में तो अंडुलेटिंग, 1.75 से 2.5 के बीच में तो वीक, इन दोनों के बीच में तो ऑक्सीलेटिंग। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो आपकी स्टडी, यहाँ से ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बोलते हैं या फिर चॉपी बोलते हैं, चॉपी, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टडी जम की बात कर रहा है। स्टडी का मतलब है ये वाला केस, ये वाला केस, यानी 4.5 से 9 के बीच में, यानी कि आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर, क्लियर। डाटा, यही एग्जाम थोड़ा कॉन्सेप्ट का भी होता है, डाटा का भी होता है, लेकिन जी एग्जाम 100% मैं कहूँगा 90% डाटा का ही होता है, 10% कॉन्सेप्ट का। ठीक है, डाटा बहुत याद करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को नहीं भूल सकते।
वो 10% कॉन्सेप्ट ही 90% डाटा को याद करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, द हाइड्रोलिक डेप्थ इन अ रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन विद साइड स्लोप हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल जेड रेशियो 1 फॉर अ डेप्थ ऑफ y। ठीक है, देखो पहला कंफ्यूजन दूर करता हूँ मैं आप लोगों का। एक कंफ्यूजन रहता है क्या, पहला होता है कि हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये एक ही चीज है, इसको आर से नोट करते हैं, ए बाई पी होता है एरिया अपन पैरामीटर। दूसरा होता है हाइड्रोलिक डेप्थ, इसको डी से शो करते हैं, ये ए बाई टी होता है। ठीक है, आपका जो सरफेस होता है सरफेस पे उसकी विड्थ होती है, यानी सरफेस विड्थ एट द वाटर लेवल। ठीक है, जहाँ भी वाटर लेवल है वहाँ पे उसकी विड्थ होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इधर साइड में, चलो रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा थिकनेस की कम कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये मेरा रेक्टेंगुलर सॉरी ट्रायंगुलर चैनल है, ट्रायंगुलर बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मेरा 1/m है, जो हम लोग बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं, बाद में इसको कन्वर्ट कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1/m है, तो एरिया क्या होता है मेरा, एरिया m/2 होता है। सीधे लिख रहा हूँ, कैसे होता है आप लोग निकाल देना, है ना। एरिया है, और इसकी अगर मैं बात करूँ ये 2m/, होती है, यानी कि t क्या है 2m/। तो यहाँ d क्या होगा a/t, ये क्या होता है m/2, ये क्या होता है 2m/। तो ये कितने निकलेगा, d क्या निकलेगा y/2, क्योंकि y के यहाँ z लिया था, यहाँ क्या निकलेगा आपका, नहीं y/2 ही निकलेगा, क्योंकि m तो कैंसिल हो गया ना, y/2 निकलेगा, z का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो d क्या निकलेगा y/2। डेप्थ ऑफ फ्लो क्या दे रखी है, y दे रखी है, याद रखना y/2। तो आंसर क्या होगा y/2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब इसको मैंने आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाया है, थोड़ा सा, ज़्यादा डीपली ना एकदम बेसिक्स में गए ना, मैंने सीधे बता दिया कि मुझे याद था कि y/2, सीधे बता के निकल दी। कैसे है वो सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्लियर है, चलो अगला लिखते हैं 56। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है। जैसे आप पानी पीते हो, खाते हो, हर एक की कैपेसिटी होती है, रन करने की, काम करने की, हर एक की कैपेसिटी होती है। इन्फिल्ट्रेट यानी कि अपने अंदर कोई चीज़ लेना। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेट का मतलब वाटर रिटेन, यानी वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। जो सॉइल है कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, उसकी कैपेसिटी को बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इसका एक फॉर्मूला होता है हॉटन इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एफ पी बराबर होता है एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी e की पावर माइनस के इंटू टी। टी क्या टाइम को डिनोट कर रहा है, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम टी क्या होगी वो। ठीक है, तो वो आपको बतानी है। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि क्या हॉटन कोएफिशिएंट है, हॉटन कोएफिशिएंट जो डिपेंड करता है आपकी सॉइल के नेचर पे, है ना, और टी टाइम पे। यानी कि जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो एक तो लोकेशन पे भी डिपेंड करेगी किस टाइप की सॉइल है, और टाइम पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, मान लो कि अगर मैं दोपहर की बात करूँ तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, रात की बात करूँ तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होगी, टाइम के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग भी, यही सॉइल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती है। अगर उसका वर्ड रेशियो अच्छा खासा है और वो परमिएबल भी है तो उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो आंसर क्या होगा, पहला देखते हैं, इज कांस्टेंट फैक्टर, हमको लगता है कांस्टेंट फैक्टर। बी देखता है चेंज विद टाइम, सी का चेंज विद लोकेशन, चेंज विद टाइम यानी टी के अकॉर्डिंग, चेंज विद लोकेशन यानी के अकॉर्डिंग, डी कहता है चेंजेस विद बोथ टाइम एंड लोकेशन यानी डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा, याद रखना इस बात को। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। इफ इन अ हाइड्रोलिक जंप सुपर क्रिटिकल डेप्थ and subcritical depth are 1 and 2.5 meter respectively, the loss of energy in hydraulic jump in rectangular channel। तो वो हम लोग जानते हैं एनर्जी लॉस क्या होता है आपका y2 माइनस y1 का क्यूब अपॉन 4y1 y2, तो 2.5 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 4 इंटू 1 इंटू 2.5। जब इसका आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.33
75 मीटर, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। सिंपल है ना, कैलकुलेशन करनी है बस आपको। अगला देखते हैं, करंट मीटर इज यूज टू मेजर द। अच्छा, करंट मीटर किस लिए यूज करता है? अच्छा, मीटर यानी डिस्चार्ज, गलत। ये यूज करता है वेलोसिटी, किसमें? OCF में, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। डिस्चार्ज करता नहीं है, याद रखना। जब पाइप की बात करूं तो पिटोट ट्यूब वेलोसिटी मेजर करती है, OCF की बात करूं तो करंट मीटर करता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एन आइडियल फ्लूड इज, आइडियल फ्लूड, आइडियल जैसे हम लोग कहते हैं आदर्श लड़का, उससे आदर्श फ्लूड, आदर्श की बात होती है, लेकिन आदर्श चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अच्छा पहला देखते ऑप्शन देखते हैं, ऑब्वियस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ऐसा है क्या? ये आइडियल फ्लूड नहीं है, ये न्यूटोनियन फ्लूड होता है। ठीक, गलत हो गया। फ्रैक्शनलेस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, ये हम लोग एजम्पशन मान के चलते हैं आइडियल फ्लूड के केस में। विस्कोसिटी नहीं होती, गलत। फ्रैक्शनलेस होता है, कंप्रेसिबल नहीं होता, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्लियर है ना? सीधे सिंपल समझो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, एलिमिनेट करना चालू कर दो, एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द लार्जेस्ट वन। अच्छा, स्केल क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ही होता है एक टाइप का, बस स्केल में क्या यूनिट लेके चलते हैं। आरएफ में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट्स हटा देते हैं। अगर मैं कहूँ स्केल क्या होता है, डाटा ऑन मैप अपॉन डाटा ऑन ग्राउंड, कुछ भी हो सकता है, मैं डाटा की बात कर रहा हूँ। अगर इसको मुझे क्या करना, लार्जेस्ट, अगर इसको बड़ा चाहिए, नीचे की वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए, ये तो चक्कर है। नीचे की वैल्यू जितनी कम होगी ये वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी। अगर इसको वैल्यू को लार्ज करना है तब मैं सबको आरएफ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसको देखो 1 रेशियो क्या हो जाएगा, 5000। इसको देखो क्या होगा 1:2, 1 2 3, 3 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगी। इसको देखो 1:4, 1 2 3। इसको देखो 1:2, 2 3 5, ये 10⁵ है। अब देखो इन सब में थोड़ा चीज देखो कि नीचे की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, ये 4 जीरो है या 5 जीरो है। ये जितना कम होगा, सॉरी, ये जितना ज़्यादा होगा ये वैल्यू उतनी कम होगी। उल्टा हो गया ना, उल्टा हो जाता कभी कभी। ठीक है, और लार्जेस्ट चाहिए, अगर लार्ज इसको ज़्यादा करना है तो इस वैल्यू को कम करना होगा। इसको क्या करना है, अपने को ज़्यादा चाहिए तो इस वैल्यू को क्या करना होगा, नीचे वाली को कम से कम होगा। जितना कम होगा उतना कम डिवीजन देगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नीचे की वैल्यू कौन सी है, 2 × 10⁵, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सीधा फंडा है। यहाँ समझो कि a बराबर b/c, अगर मैं c की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो a की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब वो कह रहा है भाई साहब a की वैल्यू मुझे ज़्यादा चाहिए, तो c की वैल्यू मैं सबसे कम रखूँगा। ठीक है, c की वैल्यू में क्या रखूँगा, सबसे कम रखूँगा। सबसे कम क्या है मेरी यहाँ पे, सबसे कम है आपकी 4000, नहीं बी होगा इसका आंसर, सॉरी सी होगा, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि रटने से क्या मिस्टेक, कॉन्सेप्ट लगाया सही हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इधर फाइनल राइट आंसर। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ दोबारा, कहीं थोड़ा बेसिक है, हो जाता कभी कभी, तो इसी को तभी कह रहा हूँ कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा चाहिए, ए की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, लार्ज स्केल है, तो सी की वैल्यू कम से कम रखोगे, कम से कम, कम से कम। कम से कम कौन सा है, नीचे वाला 5000, ये तो ज़्यादा है, गलत। ये 4000, ये 2 लाख, तो सबसे कम कौन सा, 4000। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, द हॉर्स पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप कर्सर कहाँ गायब हो जाता है, चलो, पाइप व्हेन द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हेड टू द फ्रैक्शन हेड इज।
अच्छा, हॉर्स पावर ट्रांसमिट मैक्सिमम तब होगी, और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है 66.67% तब होती है एंड द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रैक्शन, ठीक है, और टोटल हेड सप्लाई क्या होता है 3 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अ वेल कंडीशन ट्राइंगल शुड नॉट हैव एंगल मोर देन, अच्छा वेल कंडीशन ट्राइंगल की कंडीशन है कि थीटा की वैल्यू लेस देन 120 डिग्री होनी चाहिए बट ग्रेटर देन 30 डिग्री होनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया नॉट मोर देन, किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आंसर हो गया 120। अगर बोलता किससे कम नहीं होनी चाहिए, मोर की मिनिमम कर देता तो उस केस में 30 डिग्री आंसर हो जाता। तो थोड़ा चेंज, आंसर चेंज, सिलेक्शन के चांसेस कम या ज़्यादा, ठीक है। तभी कह रहा हूँ डीपली नहीं पढ़ना, कॉन्सेप्ट पढ़ो लेकिन हर एक को कवर करो। पावर ग्रिड के लिए हर एक को कवर करो A to Z। आप सोचो कि हाँ मैं सॉयल को ही करके जाता हूँ और मैं सोम को ही करके जाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट को मैं हल्के में ले लूँगा, काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सारे सब्जेक्ट करने पड़ेंगे लेकिन एक डेप्थ तक ही जाना सब में। ये नहीं कि आप PhD करने लगो, आप सर्वे में पढ़ने हो इंक्लूडेड एंगल के केस, तो आपको वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। वो डाटा यूट्यूब पर सर्च करो मिलेगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ मेजर्ड इंटीरियर एंगल फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स शैल बी इक्वल टू, अच्छा अगर क्लोज ट्रैवर्स की बात करें दो केस होते हैं, एक इंटीरियर एंगल तो उसमें एंगल 2n-4 इंटू 90 डिग्री होना चाहिए सभी एंगल का सम, एक होता है एक्सटीरियर एंगल तो उसके इसमें 2n+4 इंटू 90 डिग्री होना चाहिए, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, क्योंकि पूछा कौन सा इसमें इंक्लूडेड एंगल या फिर इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है, सॉरी कंफ्यूजन, इंटीरियर एंगल के लिए ही ये फॉर्मूला होता है। इंक्लूडेड एंगल मे बी इंटीरियर और मे बी एक्सटीरियर, डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर लैमिनार फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर इज, तो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है 64/RE होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है 4 टाइम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है, तो उस केस में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के केस में क्या होता है 16/रेनॉल्ड्स नंबर, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब फ्रिक्शन फैक्टर की बात कर रहा है तो 64/RE, अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की बात करेगा तो 16/RE। गलती मत करना, यही गलती करते हैं बच्चे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्शन टू बी अप्लाइड फॉर 30 मीटर लॉन्ग चेन अलोंग अ स्लोप अल्फा इज, देखो कि अगर मेरा ये जो एंगल है, ठीक है, अगर ये स्मॉल एल है, ये अल्फा है तो कितना करेक्शन होगा। अच्छा करेक्शन अगर हम लोग जानते हैं, करेक्शन एरर जानते हैं, एरर क्या होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अगर मैं एल की बात करूँ, एल ये एल, ठीक है, और इसकी बात करूँ तो एल कॉस अल्फा, मेजर्ड वैल्यू क्या है मैंने मेजर करी है एल, ट्रू वैल्यू कौन सी है मेरी, ट्रू है आपकी एल कॉस अल्फा, रियल में वो है, तो फॉर्मूला क्या आएगा एरर का आएगा L1 माइनस कॉस अल्फा। करेक्शन क्या आता है, करेक्शन का क्या आता है, करेक्शन का उल्टा हो जाएगा L कॉस अल्फा -1। लेकिन होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं सीधे, तो आंसर इसको याद रखना ए, कॉन्सेप्ट ये दोनों याद रखते हैं, आंसर ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। लो अगला क्वेश्चन देखते हैं, HI यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ लेवलिंग एज कंपेयर टू राइज एंड फॉल मेथड, तो वो HI जो मेथड है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, वो क्या होता है कम उसमें ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ती है एज कम्पेयर टू राइज एंड फॉल मेथड, उसमें कैलकुलेशन भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना। तो HI मेथड क्या है, लेस एक्यूरेट रहता है, ठीक है, लेस टेडियस रहता है, ठीक है। HI मेथड लेस एक्यूरेट रहता है और लेस टेडियस रहता है, तो यहाँ पे तो दो ऑप्शंस हैं, अब एक तो चूज करना पड़ेगा, टेडियस कौन सा ज़्यादा होता है, HI ज़्यादा होता है क्या, नहीं, तो हाँ लेस टेडियस होता है। एक्यूरेसी भी क्या रहती है, कम रहती है, दोनों ही आंसर इसमें सही है। तो वहीं फिर मैंने बोला कि ये थोड़ा पेपर में डाउट वाले क्वेश्चन वो होते हैं कि इसमें
मल्टीपल आंसर्स हैं, ठीक है, MSQ मल्टीपल सिलेक्शन टाइप आंसर है, जो कि गलत है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रीडिंग ऑन अ डिफरेंशियल मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है मरकरी की 13.6 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द मरकरी इज रिप्लेस विद वाटर द रीडिंग ऑन डिफरेंशियल मैनोमीटर वुड बी। तो हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो x होता है SM/s-1 होता है। ये फॉर्मूला इसी वजह से यूज होता है कि हम लोग जो रीडिंग है उसको कन्वर्ट कर दें किस में, वाटर में। तो ये कितनी है 25 सेंटीमीटर, ये कितनी 13.6 और वाटर की 1 - 1, तो इसको मीटर में लेके 10⁻⁻² का गुणा कर देंगे क्योंकि मीटर में सारे आंसर देखो, ठीक है, दोनों आंसर मीटर में। तो ये होगा 1/4 × 12.6 और 4 × 12 और 4 × 12 4 × 4 और 4 × 5 20 3.15 मीटर। तो आंसर क्या होगा इस केस में, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये याद रखना है बस, ठीक है। अच्छा ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वियर इज नॉट क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द ओपनिंग। देखो वियर से और जो आपका नोचेस है, वियर एंड नोचेस से क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही बनते हैं। क्लासिफिकेशन, चेंज इन डिस्चार्ज, चेंज इन हेड, एरर्स पे तो वही बनते हैं, ठीक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं बनते। तो क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ ओपनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, शेप ऑफ ओपनिंग की बेसिस नहीं है, रेक्टेंगुलर होता है। सिप्लोटी थोड़ा टिपिकल नाम है, इसमें जो स्लोप होती है 1:4 होती है, पूछा जा चुका है। ये होता है ट्रेपेजॉइडल, तो ये भी है, ट्रायंगुलर ये भी है। तो ये तो तीनों हैं, कौन सा नहीं है, ऑगी, तो ये नहीं है। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है ना। अगला देखते हैं, फॉर एन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू प्योर shear stress टाउ द मैक्सिमम shear stress विल बी, सॉरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ प्योर शेयर का केस का मतलब है ओनली शेयर स्ट्रेस काम कर रही है, ऐसे देखो ऐसे देखो ऐसे देखो, तो टाउ ही काम कर रही है। और पेयर शेयर का केस ऐसे बनता है कि ये यानी कि ये एक सर्कल बनाता है, यानी कि σ1 बराबर σ2 बराबर टाउ मैक्स होता है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस किससे बराबर होती है, आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस की। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, क्लियर है ना, ठीक है। चलो तभी कहता है केस स्टडीज होते हैं, इनको हमको पढ़ना होता है बस। अच्छा अगला देखो 67, इक्वी पोटेंशियल लाइन रिप्रेजेंट, इक्वी पोटेंशियल लाइन इक्वल पोटेंशियल होगा, इक्वल पोटेंशियल किसका, वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। कांस्टेंट वैल्यू स्टीम फंक्शन, ये शाई लाइन होती है, स्टीम फंक्शन की बात कर रहा है, वेलोसिटी पोटेंशियल अलग है, स्टीम फंक्शन अलग है। ये शाई होता है, ये पाई होता है, याद रखना। यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं, यूनिफॉर्म का मतलब नहीं होता, इक्वल का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल, ओके। चलो अगला देखते हैं, अ टॉर्जन टेस्ट गिव्स द शेयर मॉडुलस ऑफ स्पेसिमेन एज दिस, ठीक है। When the same sample was subjected to a tensile test, its elastic modulus was found this Poisson ratio। अच्छा E और G के बीच में रिलेशन जानते हैं, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। E की वैल्यू कितनी देर की यहाँ पे अपने को, इसको लिख सकते हैं 30 × 10⁴। G की वैल्यू कितनी है 12 × 10⁴ × 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस म्यू 10⁴ 10⁴, और यहाँ से जाएगा ये 15 और 3 चौक 12 3 पंजे 15 यानी 5/4 इक्वल टू 1 प्लस म्यू। तो म्यू क्या हो जाएगा 5/4 - 1 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ थिन वॉल्ड स्लेंडर प्रेशर वेसल द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। हम लोग जानते हैं जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है, जिसको हुप स्ट्रेस बोलते हैं, वो क्या होती है PD/2T, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होती है PD/4T। रेशियो किसका पूछा है, सर्कमफ्रेंशियल टू लॉन्गिट्यूडिनल, तो आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि 2 40 ऊपर बन जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर,
है ना। चलो अगले देखते हैं 74। बॉडी हैविंग अ वेट ऑफ 200 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, एक ब्लॉक है ऐसे, 200 न्यूटन का वेट है, ये रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 0.3, यानी एफ की वैल्यू कितनी रहेगी 0.3, द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड द बॉडी ऑन द प्लेन, तो कितना फोर्स लगाऊं मैं, वो म्यू एन के बराबर होता है। म्यू कितना 0.3, एन कितना 200 न्यूटन। सिंपल है फॉर्मूला, बेसिक्स 60 न्यूटन, यानी ऑप्शन में सी इधर रहता था। तभी मैं कह रहा हूँ पावर ग्रिड का जो एग्जाम होता है ना, वो इन डेप्थ नहीं जाता, बस ये करता है कि वो सब भी एरिया को कवर करेगा। सिंपल था, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया। अगर आपको नहीं आता, सिविल इंजीनियरिंग करिए फिर भी आपको आता है ना, यानी कि पर्टिकुलर स्टडी नहीं है, यानी कि आपको मैकेनिक्स पढ़ने की नीड नहीं है सिविल इंजीनियरिंग वालों को। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन जो कोर सब्जेक्ट हैं, मैकेनिक्स को छोड़ के कोर सब्जेक्ट है, वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन डेप्थ नहीं आना, PYQ कर लो, पावर ग्रिड के काफ़ी हैं। अगर टाइम नहीं है, टाइम है तो पढ़ो पूरा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मटेरियल इज रिफर्ड एज परफेक्टली रिजिड इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज, अच्छा अगर बोला है कि अगर कोई रिजिड मटेरियल है तो उसका इलास्टिसिटी मॉडुलस क्या होगा। हम लोग जानते हैं इलास्टिसिटी मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। भाई रिजिड का मतलब है स्ट्रेन की वैल्यू 0। अब किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते तो वैल्यू क्या निकल के आती है, इनफाइनाइट, हाँ या ना। तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ओनली इनफाइनाइट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को मत हिलने दो कभी भी, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो, ओके। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि यहाँ पे कोई हाइट है, ऐसे यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई है, बॉल मान लो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इंस्टेंट इट हैज फॉलन थ्रू अ हाइट ऑफ h मीटर, यानी कि यहाँ से अगर वो h मीटर पे गिर गई है, टोटल मान लो कैपिटल H है, टोटल मान लो कैपिटल H है, और इंस्टेंट यानी किसी भी स्मॉल हाइट h पे आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा यहाँ पे एनर्जी 1 है और यहाँ पे एनर्जी 2 है, टोटल एनर्जी 1, टोटल एनर्जी 8.1 इक्वल टू टोटल एनर्जी 8.2। 1 पे एनर्जी किसके अकॉर्डिंग थी, उसकी स्टैटिक पोजीशन की वजह से, यानी कि mgh। 2 पे किसकी वजह से है, काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ mv²। m से m गया, v क्या आएगा, और रूट में 2gh। ये फॉर्मूला याद कर लो, या फिर कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक्स पता है, तब भी निकल के आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं जितनी ज़्यादा हाइट से उसको गिराओगे उतना ज़्यादा वो वेलोसिटी उसकी होगी। तो आंसर क्या होगा, √2gh। देखो यहाँ थोड़ा गेम खेल दिया एग्जामिनर ने, सिर्फ रूट है वो 2 पे चढ़ा जाए, जो कि गलत है, रूट पूरे पे चढ़ेगा, है ना, तो इस पर मिस्टेक मत करना। चलो अगला देखते हैं। अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A, मटेरियल डेंसिटी सिग्मा रो है ये, ठीक है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड, एक्सियल इलोंगेशन ऑफ द बार इज। देखो कौन सा बार बोला है इसने, यहाँ पे गौर करो, यूनिफॉर्म यानी प्रिज्मेटिक बार। देखो सेल्फ वेट के कारण अगर प्रिज्मेटिक बार है तो उसके अंदर जो इलोंगेशन होता है यूनिट वेट L² होता है, ठीक है। लेकिन अगर कॉनिकल बार बोल दे तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो यूनिट वेट L² होता है, तो थोड़ा डिफरेंस है, याद रखना। प्रिज्मेटिक के बोला है तो यूनिट वेट इंटू L²/2e, ठीक है। यूनिट वेट बराबर क्या होता है, रो इंटू जी, तो यूनिट वेट L²/2e। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द राइट आंसर, ठीक है। तो ये याद रखने आप लोगों को, है ना, इसमें कुछ नहीं है कि आप लोगों को याद रखने, बस डाटा बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉइल सैंपल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 वर्ड AC 0.8 द वाटर कंटेंट परसेंटेज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द सॉइल। सैचुरेट यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 होगी। E.S = W.G, E की वैल्यू 0.8, S की वैल्यू 1, W की वैल्यू निकालनी, G की वैल्यू 2.65। और इसको कैलकुलेट करना है W को कैसे,
8/80/265, ठीक है। अब रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, 100 का 10 का ऊपर 10 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 250 मान लेते हैं, उससे वैल्यू कमी आएगी, ठीक है। तो 0 से 0 चला जाएगा, ठीक। फिर 100 का ऊपर करते हैं, फिर 100 का नीचे करते हैं, 25 होगा 100, 4×8 = 32, यानी 30 के अराउंड लगभग वैल्यू रहेगी। 32 से कम ही रहेगी, क्योंकि मैंने इस वैल्यू को क्या किया है, कम मान लिया है रफ कैलकुलेशन के लिए, यानी 32 से कम। 32 से कम यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, है ना, रफ कैलकुलेशन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ सॉइल इज 8×10⁻⁷ मीटर/सेकंड एंड वर्ड रेशियो 0.40, इट्स सीपेज वेलोसिटी विल बी। देखो सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम जानते हैं कि v/n होता है, और v/n को लिख सकते हैं e/1+e। सीधा फॉर्मूला एक ही बार में कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कितने देखिए 8×10⁻⁷ 1.40 अपन नीचे कितने 0.40, तो ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 4 सत्ते 28, यानी आएगा 28×10⁻⁷ मीटर/सेकंड। क्योंकि 10⁻⁷ यहाँ दे रखा था, तो हमको 28 ही बताना था, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ चेन इज यूज्ड at a temperature more than the temperature it was calibrated, then the error in the measured length will be। देखो हम लोग करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर जानते हैं, L-α Tm-T0। अब बोले कि टेम्परेचर मोर है, यानी Tm इज ग्रेटर देन T0, तो यानी करेक्शन की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अब करेक्शन की वैल्यू पॉजिटिव पूछी किसकी है, देखो यहाँ पे पूछिए एरर। एरर क्या होगी फिर मेरी, नेगेटिव। नेगेटिव होगी लेकिन कंपनसेटिंग होगी, क्यूमुलेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव तो होगी क्लियर है, लेकिन कैसी होगी, क्यूमुलेटिव होगी। क्यूमुलेटिव की वो चीज़ इम्पैक्ट डालती हुई जाएगी, रेगुलर इम्पैक्ट वो इकट्ठी होती हुई जाएगी। तो आंसर इसमें दोनों हो सकते हैं, ए और बी, सी भी, लेकिन वो ये कौन सा चूज़ करना है, तो मैं ए ही चूज़ करूँगा, क्यूमुलेटिव कुछ ज़्यादा वो है आपका इम्पैक्ट डालता है ना। तो यही इस पेपर में यही दिक्कत रही है कि मल्टीपल आंसर रहे हैं, और जहाँ आंसर है वहाँ कंफ्यूजन भी रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्ज टैंक्स आर यूज, अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। सर्ज टैंक का पर्पज भी क्या होता है, जो वाटर हैमर होता है उससे उसको प्रिवेंट करना। तो ये बोला फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, गलत। टू इंक्रीज वेलोसिटी इन पाइपलाइन, देखो ये है नो डाउट ऑप्शन ए आंसर है, लेकिन प्राइमरी पर्पस क्या है, क्या कारण था जिसकी वजह से सर्च टैंक हम लोगों ने यूज करे, वो है टू गार्ड अगेंस्ट वाटर हैमर। वाटर हैमर क्या है, एक प्रेशर वेव जनरेट होती है, ऐसा अगर वाल को सडन बंद करता हूँ तो प्रेशर वेव ऐसे जनरेट होती है, जिसकी वजह से पाइप में जो फटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं वाटर हैमर, उसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग सर्च टैंक यूज करते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82, इफ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज 62 डिग्री 20 मिनट एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 2 डिग्री 50 मिनट वेस्ट, देन द ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन विल बी। सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या है, हमें इसे ड्रॉ करना है डिक्लिनेशन पहले। ये ट्रू नॉर्थ, डिक्लिनेशन वेस्ट साइड दे रखा है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, कितना है 2 डिग्री 50 मिनट। मैग्नेटिक बेयरिंग कितने रखिए 62 डिग्री 20 मिनट, यानी यहाँ पे ओ ए लाइन मान लेता हूँ, ये कितना रहेगा 62 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। अब पूछा ट्रू बेयरिंग, यानी कि ये डाटा, यानी कि 62 डिग्री 20 मिनट्स में से 2 डिग्री 50 मिनट माइनस करना है, यानी कि ये एक जाएगा, तो मैं सीधे करके दिखा देता हूँ। यहाँ 61 डिग्री बचेगा, 1 डिग्री 60 मिनट होता है, 60 मिनट और 20 मिनट 80 मिनट हो गए। अब इसमें से माइनस करना है 2 डिग्री 50 मिनट, तो 30 मिनट और आपका आएगा 59 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इधर। हमेशा सर्वे के क्वेश्चंस को और खासकर कंपास के क्वेश्चन को बिना ग्राफ ड्रॉ करे मत करना, ठीक है, ये बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स की क्या होती है ml t-2, लेंथ की क्या होती है l, तो क्या बचा m t-2,
mt-2 यानी कि डी इधर राइट आंसर है ना। इफ द फोर बेयरिंग ऑफ अ लाइन ए बी एंड बी सी आर दिस एंड दिस द रेस्पेक्टिवली इंक्लूडेड एंगल। अब देखो इंक्लूडेड एंगल का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बताता हूँ आप लोगों को। पहले ड्रॉ करते हैं कि ए से बी कितना जा रहा है। अगर मैं ए यहाँ मानता हूँ, ए बी यहाँ होगा बी, तो ये कितना हुआ मेरा 190 डिग्री 190 डिग्री। तो मेरी लाइन दूसरी लाइन यहाँ हो जाएगी यहाँ पे, ये कितना है मेरा 39 डिग्री। ठीक है, ए से बी, बी से सी। चलो ठीक है। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है? प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो कैसे, कॉन्सेप्ट को याद रखो। देखो कैसे है, प्रीवियस लाइन ये है, नेक्स्ट लाइन ये है, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंगल में निकालना है। सीधी बात ये है। ये कितना है 39 में से ये घटा दूँ निकल आएगा। ये कितना रहेगा, ये देखो ये जेड बनना है, ये 180, ये पूरे 190, तो ये 10 है। तो ये भी कितना बचा 10 बचा। यानी 39 में से 10 डिग्री घटा दूँ तो मेरा निकल के आएगा आंसर 29 डिग्री। सॉरी 29 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 29 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्या है? प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन। अगर मैं ऐसे चलता यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, तो प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन, तो फिर ये एंगल हो जाता। क्या ये होता? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही है। तो डिपेंड करता कैसे हम लोग चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट याद रखना, प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन, पिछली लाइन से अगली लाइन पे जाना है घड़ी की दिशा में, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। काइनेमेटिक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि लोकल अट्रैक्शन का इंक्लूडेड एंगल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके लिख लेना, है ना। काइनेमेटिक सिमिलरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप मीन्स। अच्छा, मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में काइनेमेटिक सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? देखो 3 टाइप के सिमिलरिटी होती हैं। एक शेप की बेसिस पे होती है, इसको हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक। ठीक है, और एक होती है आपकी मोशन की बेस पे, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक। एक होती है फोर्स की बेसिस पे, जिसको बोलते हैं डायनामिक। कि मोशंस की बात कर रहा है, काइनेमेटिक की बात कर रहा है, तो मोशन आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इतना काफ़ी है ना। मॉडल प्रोटोटाइप से बस इतना ही पूछा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके न्यूमेरिकल भी सिंपल फॉर्मूला बेसिस होते हैं, उससे डीपली नहीं आता। हाँ, बस वो है जो आपका पंप एंड टर्बाइन से, वहाँ से आपका थोड़ा डाटाबेस क्वेश्चन रहता है। ओके, अगला देखते हैं। अ ट्रांजिशन कर्व इज इंट्रोड्यूस टू ग्रेजुअली चेंज ऑफ। अच्छा, ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? मैं ऐसे जा रहा हूँ और ऐसे दूसरा रोड है, तो मुझे यहाँ से ये लेना है, ये लेना है। मतलब ऐसे में जाऊँगा तो मेरे बाहर की ओर एक फोर्स काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वो ये बाहर की ओर ढक लेगा। बाहर की ओर ढकलने के लिए क्या हम लोग क्या करते हैं? रोड की आउटर एज को उठा देते हैं, कुछ उठा देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सुपर एलिवेशन। तो ट्रांजिशन कर्व को क्या करते हैं? ग्रेजुअली चेंज क्या करते हैं? सुपर एलिवेशन को। गौर करना इस बात को, सुपर एलिवेशन को है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप एंड द वर्टिकल सर्कल ऑफ द थियोडोलाइट रोटेट्स इन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड। देखो, एक प्लेन होगा और एक एक्सिस होगी, ये एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। और जब प्लेन वर्टिकल है तो एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगी, जब प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो एक्सिस वर्टिकल होगी। ध्यान रखना इस बात का कि वर्टिकल प्लेन की बात कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, सीधी बात है। वर्टिकल एक्सिस गलत, बबल एक्सिस गलत, एक्सिस और लेवल ट्यूब गलत, ट्यूनन एक्सिस। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही ट्यूनन एक्सिस बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्लियर?
चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्रॉस हेयर इन सर्विंग टेलीस्कोप आर फिटेड। जो क्रॉस हेयर होता है, ऐसे अगर मैं आई पीस की बात करूं और यहाँ ऑब्जेक्ट लेंस की बात करूं तो इसके नियर यहाँ पे क्रॉस हेयर फिट होता है हमारा। अगर आप लोगों ने थियोडोलाइट हो गया, डम्पी लेवल हो गया, ऑटो लेवल हो गया, कहीं चलाए हो, बहुत मस्त चलते हैं, अगर वो चलाया तो उनमें आपने गौर करा होगा कि क्रॉस हेयर आई पीस के पास फिट होता है। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल चीज है। तो एट द सेंटर ऑफ, सेंटर नहीं, इन द ऑब्जेक्ट ग्लास नहीं, इन फ्रंट ऑफ द आई पीस। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। इन केस ऑफ लेबलिंग बैक साइड इज। अच्छा देखो, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्या है बैक यानी पीछे? तो बच्चों को जनरली यही पढ़ा दिया जाता है बैक साइड यानी कि जो पीछे की ओर रीडिंग ली जाती है। मैंने बहुत से स्टूडेंट से बात की तो बोलते हैं सर हमने तो बैक साइड का मतलब यही जानते हैं कि बैक साइड का मतलब होता है जो रीडिंग हम लोग पीछे लेते हैं, और हमारे सर ने भी हमको ऐसे ही पढ़ाया है। उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये मिस्टेक ये है ना कि हो सकता है उनसे उन्होंने भी ना पढ़ा हो, लेकिन ये गलत है। बैक साइड का मतलब है फर्स्ट रीडिंग टेकन ऑन द बेंचमार्क। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो ऑप्शन ए देखते हैं, द फर्स्ट स्टार रीडिंग टेकन आफ्टर सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट। आंसर ए ही सही है। लास्ट रीडिंग को क्या बोलते हैं? फोर्थ साइड। एनी रीडिंग टेकन ऑन पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन, ऐसा नहीं हो सकता। अननोन एलिवेशन पे कैसे ले लेंगे? अननोन एलिवेशन पे जो भी लेते हैं वो इंटरमीडिएट साइड होती है। ठीक है, अब फिक्स पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन को तो बेंचमार्क ही बोलते हैं भाई साहब। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन रिप्रेजेंट। जब क्लोजली स्पेस होता है तो कैसी स्लोप होती है? स्टीप स्लोप होती है। ठीक है, और जब एकदम बहुत ही दूर होता है तो वो कौन सी स्लोप होती है? जेंटल भी हो सकती है, ओरिजेंटल भी होती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है। और डिफरेंट केसेस होते हैं, वो डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि जो टेन थीटा होता है वो वाई अपॉन एक्स होता है। वाई कंट्रोल इंटरवल हो गया, एच क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट हो गया। इसमें केसेस बनते हैं ना। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या बोला था मैंने? एक प्लेन होगा तो उसके अपोजिट एक्सिस होगी। अगर उसने वर्टिकल एक्सिस बोला है तो प्लेन कौन सा हो गया? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एक्सिस यानी कि ये, वर्टिकल एक्सिस यानी कि ये है ना। अब इसके अबाउट, अब थियोडोलाइट को ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना। वर्टिकल एक्सिस अबाउट ऐसे करके घूम रही है थियोडोलाइट। ठीक है, ऐसे करके घुमा रहा हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? स्विंगिंग करना। क्या बोलते हैं? स्विंगिंग करना। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। समझते चलो इस चीज़ को। ओके, अगला देखते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 88। अब इसको देखते हैं। ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग। रेंजिंग में ऑब्स्टेकल हो लेकिन चेनिंग में ना हो। रेंजिंग में रिवर में होता है, रिवर्स, पर चेनिंग में नहीं कर पाते ना। रेंजिंग तो कर लेते, ये नहीं है। हिल में क्या है? रेंजिंग में दिक्कत होती है, हाँ होती है। हिल और वैली डिफरेंस ध्यान रखना। हिल में रेंजिंग में दिक्कत होती है, चेनिंग में नहीं होती। आप पहाड़ पे चढ़ के जा सकते हो। अब ये नहीं कि सर ये वाला पहाड़ होगा, ये नहीं मानते हम लोग, ऐसा वाला पहाड़ मान के चलते हैं आप जा सको। आपने बोलिए सर ये वाला पहाड़ है, ऐसा कि चढ़ेगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। बिल्डिंग, अब बोलेंगे सर बिल्डिंग पे मैं रेंजिंग नहीं कर सकता, चेनिंग कर सकता हूँ। कैसे? स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन बनेगा बच्चा यहाँ से, ऐसे करके वो जाएगा चेनिंग करते हुए, ऐसे चेनिंग करेगा, चढ़ लेगा क्या उस पर? 3D नहीं चाहिए, 3D चाहिए ना। यानी आप नॉर्मली उस पर चेनिंग नहीं कर पाओगे, तो ये भी गलत है। इस पर आप ना रेंजिंग कर सकते हो ना चेनिंग कर सकते हो। पॉन्ड, रिवर और पॉन्ड सेम केसेस हैं। तो आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर बी। बहुत से बिल्डिंग लगा के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं सर मैं तो स्पाइडरमैन हूँ, मैं तो कर लूँगा चेनिंग, रेंजिंग ही तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो जो कि गलत है ना, याद रखना इसको। अगला देखते हैं 92। टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ ब्रिज द प्रपोज टू बी बुल्ट अक्रॉस अ वाइड रिवर द सर्वे मेथड ऑफ चॉइस वुड बी। ठीक है, अगर मुझे क्या है, अगर मैंने मान लो ये मेरी रिवर है और मेरा ब्रिज बनाया, तो मुझे इसकी क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है कि कितनी लेंथ है ब्रिज की। तो कौन सा सर्वे में यूज करूंगा? टेकोमीटर। टेकोमीटर देखो, टेकोमीटर होता है वर्टिकल प्लेन के लिए,
ये हो रहा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए, हमें उसकी हाइट नहीं चाहिए, हमें उसकी लेंथ चाहिए, तो टैकोमीटर नहीं होगा। चेन सर्वे, अब नदी में तो कूदोगे क्या, सर्वे के थ्रू करना, आप वहां जाके नापना थोड़ी है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे तो वाटर बॉडीज के लिए होता है, वाटर बॉडीज, ठीक है, जो आपका ध्यान भूल गया, आपका इंडियन नेवी करती है ना, उनमें बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो अंडर द बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, समुद्र में सर्वे करते हैं। ट्रायंगुलेशन, हाँ ट्रायंगुलेशन करेंगे, इस पर एसएससी जेईई मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है ना। ये क्वेश्चन नहीं आया, कॉन्सेप्ट पे आया हुआ है कि आपको ये डाटा दे रखा होगा, ये डाटा दे रखा होगा, एंगल दे रखे होंगे, उसकी हेल्प से आप ये निकाल लोगे। जिसको यहाँ लेंथ ऑफ ब्रिज बोला है, वहाँ विड्थ ऑफ रिवर बोला था, बस डिफरेंस इतना है, कॉन्सेप्ट सेम है ना। तभी कहता हूँ कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो हमेशा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर, ट्रायंगुलेशन। आप ट्रायंगुलेशन का हेल्प लोगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, मीन सी लेवल एट एनी प्लेस इज द एवरेज डेटम ऑफ हावरली टाइड ऑब्जर्व ओवर अ पीरियड ऑफ। अच्छा, मीन सी लेवल क्या होता है, एवरेज होता है टाइड्स का, जितने भी लो और हाई होते हैं उनका एवरेज होता है मीन सी लेवल। अच्छा, मीन सी लेवल कैलकुलेट कितने साल पे करते हैं, वो हम लोग हर 19 साल पे कैलकुलेट करते हैं, यानी 20वें साल में वो अपडेट हो जाता है। 20 से 25 साल मिनिमम है, लेकिन बाय डिफॉल्ट पूछा जाए तो 19 साल आंसर होगा, ठीक है। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें भी आंसर क्या दे रखा है, 19 साल, तो हम लोग 19 साल लेके चलेंगे भैया, है ना। नेट पे आपको 20 से 25 भी दिख जाएगा, मैंने भी देखा था 20 से 25 देते, थोड़ा गड़बड़ है। हमको हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है, क्योंकि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन पे डाउट पुट करते हैं ऑनलाइन, तो आपको स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस देना पड़ता है। अब नेट का कोई भी किसी भी ब्लॉग का रेफरेंस नहीं दे सकते, ओनली स्टैंडर्ड बुक्स, तो आप उसी को फॉलो करोगे। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, 90। ये 90 के क्लोजेस्ट आंसर क्या है, 20, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, a 25 kilonewton point load acts on the surface of an infinite elastic medium. The vertical pressure intensity in kilonewton per meter square at a point 6 meter below and 4 meter away from the load will be। तो यानी कि हम लोग जानते हैं सिग्मा जेड क्या होता है, 3/2 पाई 1/1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना था, लेकिन मैं सही बताऊं तुम्हें, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे रखता है कि आपको करने नहीं, वो छोड़ने हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करना आप लोग 6 मीटर, सॉरी आर अभी है ना 4 मीटर, जेड की वैल्यू पुट करना 6 मीटर, तो यहाँ से सिग्मा जेड की वैल्यू निकल के आएगी 0.132 किलो न्यूटन। फॉर्मूला भी पता है, फिर भी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि वैल्यू कितनी रहेगी 25 किलो न्यूटन। तो ये क्वेश्चन वो था जो आपको छोड़ना था, और छोड़ना ही इंपॉर्टेंट है, जितना टाइम आप इसको दोगे उतने टाइम में आप 5 मार्क्स ले लोगे, और वहीं 1 मार्क्स का ये है। ईगो पे मत लेना, बच्चे ईगो पे ले जाते हैं, क्यों नहीं होगा भाई, होगा नहीं होगा बात अलग है, तो 5 छोड़ दा भैया, 5 नंबर छोड़ दा, उनको तो देख ले पहले, ठीक। अच्छा, अगला देख रहे क्वेश्चन नंबर 94, शिफ्ट ऑफ अ कर्व इज इक्वल टू, शिफ्ट क्या होती है, L² बाय 24 आवर। डाटाबेस याद रख लेना, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अच्छा, नेगेटिव स्किन फ्रैक्शन की मैं अगर बात करूं तो वो क्या करता है, आपकी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। फिर इज कंसाइडर व्हेन द पाइल इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू एन डेंस ओवर डेंस फाइन। डेंस के केस में तो वो जाएगा ही नहीं, वो होगा जब लूज मटेरियल होगा, लूज मटेरियल होगा या फिर फिल मटेरियल होगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, अगर आपको नहीं दिख रहा है पढ़ने में तो मैं पढ़ देता हूँ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द प्लेन टेबल सर्विंग इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन अर्दन ऑफ एन इनएक्सेसिबल पॉइंट। जब इनएक्सेसिबल पॉइंट होता है तो उस केस में कौन सा सर्वे करते हैं। ए बोला है रेडिएशन, बी इंटरसेक्शन, सी बोल रहा है ट्रेवर्सिंग, और डी बोल रहा है रिसेक्शन, ठीक है। तो इनएक्सेसिबल पॉइंट के चक्कर में कौन सा करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर।
अगर आप लोगों को इसकी PDF फाइल वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ध्यान रखना कि टेलीग्राम पे हम लोग ऐसा कंटेंट अपलोड करते हैं जो यूट्यूब पे नहीं कर पाते, है ना। टाइम नहीं मिल पाता, कोई भी अपडेट हुआ, कोई भी अच्छा क्वेश्चन हुआ तो मुझे लगा हाँ ये होना चाहिए, तो उसको क्विज की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन हुआ, तो यूट्यूब पे हम लोग बहुत ही कम एक्टिव होते हैं, है ना। टेलीग्राम ठीक है, वहाँ पे चीज़ें आप लोगों को मिलती रहती है, तो आप वहाँ से आके डाउनलोड कर लेना, बोलोगे तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 99। इन अ ट्रायक्सियल टेस्ट कैरिड आउट ऑन अ cohesionless soil sample with a cell pressure of 20 kPa, the observed value of applied stress at failure was 4 kPa, the angle of internal friction of soil is, ठीक है। अब देखो इसमें भी मिस्टेक है, जब मैंने सॉल्व किया इसको तो मैंने देखा यार थोड़ा तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ ये कि यहाँ 40 आएगा, गड़बड़ है यहाँ 40 आएगा, तब ये सही होगा, तभी मैंने इसको करवा दिया है। इसमें बहुत मिस्टेक्स हैं पेपर में, ठीक है, और ज़्यादा मिस्टेक है वहाँ मैं डाटा बता रहा हूँ। देखो सिग्मा 1 बार क्या होता है, सिग्मा 3 बार, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10, 45 प्लस 5/2, एक एक पॉइंट को लेते हैं। ट्रायक्सियल टेस्ट के लिए ये क्वेश्चन होती है, ठीक है भाई साहब। कोहेशनलेस सॉइल बोल रहा है तो सी की वैल्यू 0, यानी कि ये पूरा डाटा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर बोल रहा है सेल प्रेशर यानी सिग्मा 3 की वैल्यू बोल रहा है, यहाँ पे सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी बोल रही है यहाँ पे 20, और फेल कितनी स्ट्रेस पे होता है, वो डेविटिक स्ट्रेस होती है, कितनी होती है आपकी 40 kPa। सिग्मा 1 बार क्या होता है, सिग्मा 3 बार प्लस सिग्मा डी, सिग्मा 3 बार कितना है 20, सिग्मा डी कितना 40, सिग्मा 1 बार कितना होगा 60। तभी मैं कन्फ्यूज हो गया था जब सॉल्व कर रहा था, यार कुछ तो मिस्टेक है, क्योंकि जो आंसर है वो होल डिजिट में है, अगर 4 होता तो पॉइंट में आंसर आता, जो कि नहीं हो सकता। तभी मैंने इसको चेक किया तो देखा मैंने यार ये तो मिस्टेक है यहाँ पे, है ना। सिग्मा 1 बार कितना हुआ 60, सिग्मा 3 कितना हुआ यहाँ पे आपका 20, ठीक है। 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, तो ये जाएगा यहाँ से 3 बार, और इसमें हटा के अंडरूट लेंगे √3, तो 10 इनवर्स करेंगे तो 60 डिग्री ये आएगा 45 प्लस 5/2, तो यहाँ से 5 की वैल्यू आएगी 30 डिग्री, क्योंकि 60 में से 45 घटाओगे तो 15 आएगा, 15 में 2 का गुणा करोगे तो 30 डिग्री आएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। और ये रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन बहुत जगह, है ना, इसलिए तो मेरे को याद था कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। ओके, इसमें देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है 96 वाला, मैं फिर भी पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। इफ अ डाया ऑफ अ लॉन्ग कॉलम इज रिड्यूस बाय 20%, देखो रिड्यूस बाय और रिड्यूस टू थोड़ा डिफरेंस है। रिड्यूस बाय 20% यानी 100 था, 20 कम हुआ 80 रह गया। रिड्यूस टू यानी कि 100 था, 80 घट गया 20 ही रह गया, है ना। तो लैंग्वेज का गेम होता है यहाँ पे। देन परसेंटेज क्या बोल रहा है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी क्या लिखा है दिख नहीं रहा, बोलता तो है नहीं क्वेश्चन, हमको ही बोलना पड़ता है ना। परसेंटेज चेंज होगा मेरे ख्याल से, या फिर वेरिएशन होगा, कुछ दिख ही नहीं रहा उसमें। इन यूएल बकलिंग लोड, तो हम लोग जानते हैं क्रिपलिंग लोड क्या होता है, पाई स्क्वायर EI/L²। चेंज किस में हो रहा है, पाई कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, आई क्या होता है πd4/64, पाई कांस्टेंट है 64 कांस्टेंट है। मैं कह सकता हूँ क्रिपलिंग लोड का वेरिएशन होगा डायरेक्टली d⁴। अब वो बोल रहा है पहले 100 यूनिट था, 20% कम हो गया, कितना बचा 80 बचा, 80 बचा। और परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज यहाँ लिखा ना परसेंटेज, उधर तो दिख नहीं रहा, धुंधला धुंधला, इधर दिख रहा परसेंटेज बोल रहा है, यानी कि मेरा मतलब है P1 - P2/P1 बोल रहा है। पहले कितनी थी 100, फिर कितनी रहेगी 80, फिर पहले कितनी थी 100 की पावर 4 है भाई साहब, तो पावर 4 इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 59 पॉइंट समथिंग %। ये भी क्वेश्चन आपको छोड़ना था कि इतना कैलकुलेशन कैसे करोगे, इतना कैलकुलेशन कैसे करोगे। आप लोगों ने ऑब्जर्व करा हो, अगर मैं पूरे पेपर को ऑब्जर्व करूँ तो उसमें लगभग 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको मेरे अकॉर्डिंग नहीं करने चाहिए थे, करने चाहिए तो लास्ट में जब आप पे टाइम बचे, क्योंकि इनमें आप जब आप टाइम यूज़ करते हो तो एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 5 क्वेश्चन छोड़ते हो, यानी एक नंबर के चक्कर में 5 नंबर छोड़ते हो, जो कि बिग मिस्टेक है मेरे अकॉर्डिंग, नहीं करना है ना।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। वाटर स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पूल लेवल इज। ठीक है, अगर मैं डैम का यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ ऐसे करके, डैम भाई साहब का, ठीक है, तो एक होता है मिनिमम पूल लेवल, ठीक है, एक होता है मैक्सिमम सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम पूल लेवल के नीचे जो स्टोरेज होती है उसको बोलते हैं डेड स्टोरेज, डेड स्टोरेज, ठीक है। अगर पीपीटी में होता, मैं सीधे ज़्यादा टाइम नहीं देता क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। पीपीटी में होता तो डायग्राम पहले से बना के रखते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता पेपर में, और मेरे पास इतना अभी टाइम नहीं होता कि इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करूँ पीपीटी में, बहुत टाइम ज़्यादा है ना, इतना टाइम नहीं होता। लेकिन आपको सॉल्यूशन चाहिए जो कि मैंने यहाँ पे करा दिया। ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सब चीज़ें सही है, बस आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी है ना। और वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। लाइक एम, लाइफ में हर चीज़ का एम होना चाहिए, पैसे कमाने का भी, जॉब का भी। तो मैं भी यहाँ एम रखता हूँ आपका 50 लाइक का, 50 नहीं, 50 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मुझे पता है ना। 20 लाइक का एम रखता हूँ, 20 लाइक का एम रखता हूँ। और शेयर जरूर करना आप लोगों को, तो शेयर होगा तो रीच बढ़ेगी, बच्चों की, बच्चे आएंगे तो हमारे मन करेगा इतने लोग आ रहे हैं, इतने लाइक हो रहे हैं, इतने कमेंट हो रहे हैं। कमेंट से क्या हमको पता चलता है कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो हम लोग और अच्छा कंटेंट देते हैं, नहीं आ रहा तो फिर हम भी क्या करते हैं, क्यों करना फालतू का, मैं भी छोड़ देता हूँ। तो वही चीज़ है ना। तो आप लाइक करना, कमेंट करना, लाइक करके पता चलता है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, कमेंट करके बताना कि आपको अच्छा क्या लगा, क्या बुरा लगा वो भी कमेंट करके बताना। और शेयर जरूर करना, शेयर करोगे रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी तो थोड़ा हमारा चैनल भी ग्रो होगा, क्योंकि आप भी लाइफ में चाहते हो ना कि आप अभी यहाँ पे तो आप भी ग्रो करो, तो हर कोई लाइफ में ग्रोथ ही चाहता है, ठीक है। कोई चीज़ फ्री में नहीं है, ध्यान रखना, दुनिया में सच्चा ये, इसको समझना। तो हर चीज़ कुछ ना कुछ डिमांड करती है, आपसे मांगती है, आप दे पाते हो नहीं दे पाते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये लाइक एम है, शेयर करना, कोई डाउट है तो कमेंट करना, उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे नीचे। और फिर भी आपको कोई क्वेरी है, मान लो कि सर मैंने कमेंट किया, आप लोगों ने रिप्लाई नहीं दे पाया, या फिर रिप्लाई में भी डिस्कस किया तो वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, तो इसका मतलब है जाओ दोबारा से बेसिक्स को दोबारा पढ़ो, है ना। चलो यहाँ पे लेक्चर हो गया करते हैं हम लोग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग। टेंशन फ्री होकर पढ़ते रहो। और इस साल इलेक्शन वाला है तो बहुत वैकेंसीज निकलने वाली हैं, तो आप ध्यान रखना, पढ़ाई मत छोड़ना। विदिन 6 मंथ टू 1 ईयर आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा, बस प्रैक्टिस में बने रहो और थोड़ा एक ट्रिक डेवलप करो, है ना। देखो ऐसा है कि 100 लोग वही काम कर रहे हैं, तो आपको उनसे थोड़ा हट के काम करना पड़ेगा, हट के सोचना पड़ेगा, तब आप वहाँ पहुँचोगे सिलेक्शन वाले फेज में। भाई इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी लोग एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। और आप जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, या फिर वो जानते नहीं है, जानते तो वो बताते नहीं है, ध्यान रखते हैं इस बात को, कि वो कहीं ना कहीं अलग मेथडोलॉजी होती है, अलग मेथड होते हैं याद करने के तरीके के, लिंक करने के तरीके के। मान लो कोई चीज़ हो सकती है, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको कि बहुत से बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन रहता है कि ई बराबर n/1 - रहेगा या फिर n/1 + n रहेगा। तो यहाँ पे इन्हीं पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे, इन्हीं पे। और यही पे क्या होता है, कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ टैक्टिक्स होती है जिसको बच्चे याद कर लेते हैं। तो उनसे जब आप कांटेक्ट करोगे, बात करोगे, तो मैंने तो बात की है, तो कुछ ट्रिक्स होती है, वो बता दें कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। और वो दूसरा बच्चा बोलता है मेरे को तो याद नहीं होते, और जो एग्ज़ाम क्लियर कर चुका होता है वो बताता है भाई ऐसे याद करना है, ऐसे याद करना है। जो नॉर्मल बच्चा है वो 10 घंटे पढ़ के भी टेंशन में रहता है कि मेरे को याद होगा नहीं होगा। और जो एग्ज़ाम निकालने वाला बंदा होता है ना, वो क्या करता है, कम टाइम में पढ़ता है, एनालिसिस अच्छा करता है, लेकिन एनालिसिस अच्छा करता है, कम टाइम देता है, लेकिन वो ऐसा फिक्स कर देता है उसको कि एक बार उसने अगर 10 घंटे दिए तो दोबारा उसको रिवीजन करने के लिए 1 घंटे ही देना है स्मार्ट बच्चे को। लेकिन नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, 10 घंटे अब भी दिए, दूसरी बार करेगा तो कम से कम 5 घंटे तो देगा। तो थोड़ा इनमें डिफरेंस रहता है, वो ट्रिक डेवलप करते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि ट्रिक डेवलप करो, अपने अपने अलग कॉन्सेप्ट डेवलप करो जिससे आप याद कर सको
किसी को बताना पता बात अलग, लेकिन आपको वो लिंक होने चाहिए, सीधी बात ये है ना। जब मैं अपना पेड कोर्स लॉन्च करूंगा तो वहाँ पे इन के बारे में भरमार से बात होगी, ठीक है, क्योंकि जेई एग्जाम डाटा का एग्जाम, पहले मैं बोलता हूँ डाटा का एग्जाम हो, डाटा कैसे याद करना है वो मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कोर्स अभी प्रोसेस में चल रहा है, जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वो लॉन्च हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप उसको देख लेना, है ना। और जो लोग मुझको रेगुलर फॉलो करते हैं वो लोग जानते ही हैं कि क्या क्वालिटी रहती है, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं कुछ डेमो लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग पैसा इन्वेस्ट करने से पहले देख लो कि पैसा इन्वेस्ट करने लायक चीज़ है या नहीं है, क्योंकि पैसा देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये है, ओपनली बात है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।